नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू वाला पर। और आप सभी भली भांति होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके जून 2024 एग्जाम के लिए। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पेशली 181 के छात्रों के लिए, है ना, छात्राओं के लिए। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर कमेंट आ रही थी इंग्लिश मीडियम को लेकर, तो इस क्लास का ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन समझाया उसको बाइलिंगुअल जाएगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं आपको क्या करूँगा, चीज़ों को समझाता हुआ आगे चलूँगा। तो मैं आयुष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू हम लगाएंगे और एमसीक्यू आप खुद जनरेट करने की इस क्लास में कोशिश करेंगे। कोई भी रिटर्न एमसीक्यू मैं यहाँ पर आपको नहीं दूंगा, पर आपको तरीका जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो चलिए, BVA 181 की क्लास का आज का पहला कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश मीडियम में ये रहा। समझने की कोशिश करना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए था ये। देखिए, द एनवायरमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग्स दैट इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई देखिए, एनवायरमेंट क्या है, पहला क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में यही बनता है कि व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, तो याद रखना कभी भी आपसे पेपर में पूछे कि व्हाट इज एनवायरमेंट, तो आप केवल एक ही जवाब देंगे कि सर एनवायरमेंट मतलब टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है ना। हिंदी वाले इस बात को क्या लिखेंगे, आसपास का वातावरण। हमारे आसपास का क्या दोस्तों, वातावरण जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। आजकल आप इंस्टाग्राम पर देखते होंगे इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करने वाला, इफेक्ट डालने वाला, और इन्फ्लुएंस मींस किसी चीज को प्रभावित करना। तो हमारे आसपास का वो वातावरण जो ऑर्गेनिज्म को, अब ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आ जाता है, बात आप याद रखना। ऑर्गेनिज्म में ह्यूमंस भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, है ना, और ऑर्गेनिज्म में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स को प्रभावित करने वाला हमारा आसपास की टोटलिटी ऑफ, आप कह सकते हैं क्या, सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, इट एनकम्पसेस ऑल द लिविंग, यानी कि इसके अंदर क्या क्या आता है, लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग क्या मतलब, जिनमें जीवन हो, है ना, जिनमें जीवन हो वो चीजें भी क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और जो क्या है, निर्जीव है, जो क्या है अबायोटिक यानी कि निर्जीव तत्व है, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा माने जाते हैं। इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डिटरमाइन द कंडीशंस फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। और इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, जीवन वाली चीजों और निर्जीव वाली चीजों में अगर नहीं होगा, तो जीवन कायम नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं यही क्या बनता है, जीवन का आधार बनता है। आप ही देखिए, है ना, अगर ह्यूमंस है तो केवल ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक इसे अबायोटिक कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, है ना, सोने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। तो ये क्या चीजें हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ गए, बायोटिक कंपोनेंट में ये सब आ गए, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथ में आप इसी में आजकल आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स और ट्रीज हैं, वो भी क्या है, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स माने जाते हैं, उनमें जीवन माना जाता है। निर्जीव में आपकी कौन कौन सी चीज आ गई, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपके आगे रॉक्स, यानी कि आपके क्या पत्थर, है ना, और इसके अलावा आपके क्या आ गए, माउंटेन्स हो गए आपके, है ना, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, और इसके अलावा आपकी क्या हो गई दोस्तों, रिवर, है ना। तो ये कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स माने जाते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास की सराउंडिंग, जो हमारे जीवन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दो मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो आप बताएंगे एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। हिंदी वाले लिख लेंगे इनको जैविक और अजैविक, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। पहला है आपका बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर यानी लिविंग थिंग्स, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग थिंग्स जिनमें क्या हो, जीवन हो। और हिंदी वाले इसी बात को लिख सकते हैं क्या, जैविक तत्व। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जैविक तत्व। ठीक है, चलिए, दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, अबायोटिक फैक्टर, जिसे हम कहते हैं अजैविक तत्व, है ना, अजैविक जिनमें जीवन ना हो, अजैविक। ठीक है, देखो लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं, सारे प्लांट्स आपके हो गए, एनिमल्स आपके हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आपका हो गया, फंजाई आपका हो गया, वायरस आपका हो गया, एल्गी आपका हो गया। ये सब क्या है आपके दोस्तों, ये सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोले तो सूक्ष्म जीव। ये क्या है आपके दोस्तों, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह क्या है आपके, ये सभी लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये सब में जीवन है ना। और याद रखना, आप कहेंगे सर इसमें ह्यूमंस तो है ही नहीं, तो ह्यूमन किसका पार्ट माना जाता है, ह्यूमन इज एन एनिमल, है ना, ह्यूमन एनिमल्स के अंदर एक पार्ट माना जाता है। अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे आपका क्या, जैसे आपका क्लाइमेट, जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों, क्लाइमेट हो गया, है ना, यानी क्लाइमेट के अंदर क्या क्या, टेम्परेचर आपका हो गया, परसेप्शन बोले तो आपकी, आप कह सकते हैं नमी, और इसके अलावा विंड, हवाएं, और इसके अलावा सनलाइट, सूर्य की रोशनी।
लैंड फॉर्म्स में आपके माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, डेजर्ट हो गया, ये भी किसका हिस्सा है आपका अबायोटिक कंपोनेंट का। इसके अलावा सोइल हो गई, सोइल की कंपोजिशन हो गई, कंपोजिशन ऑफ सोइल का मतलब सोइल किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे आपने सुना होगा एक ह्यूमिडिटी इसके अंदर होती है ना, ह्यूमिड लेयर, इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं ह्यूमिड लेयर, और फर्टिलिटी हो गया। इसके अलावा जितनी भी गैस है, जितनी भी गैस एनवायरमेंट में, जैसे आपका ऑक्सीजन है, आपकी ओजोन है ना, आपकी आर्गन गैस है, तो जितनी भी आपको एनवायरमेंट में क्या मिलती है गैसेस देखने के लिए मिलती है, वो सब किसका हिस्सा होती है आपका अबायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा होती है। कहानी आपको समझ में आई। आपसे क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा उसी तरीके से बनेगा कि व्हाट आर द टू मेजर फैक्टर्स ऑफ, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टू मेजर फैक्टर्स ऑफ, है ना, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन करके क्या दे देगा, वो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन में दे देगा कि, या फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन के अलावा ये भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, इनमें से किसी से भी पूछ सकता है कि कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है, कौन सा अबायोटिक कंपोनेंट है, वहां पर 4 ऑप्शन आपको बनाकर देगा। ठीक है, लिखना आपको कुछ नहीं है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। याद रखिए व्हाट्सएप पे हम केवल क्या करते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, साथ साथ व्हाट्सएप पे केवल आपको पेड पीडीएफ बेची जाती है या दी जाती है, आप कैसे भी कह सकते हैं इस चीज को, फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। देखिए अब ये कुछ 4 वर्ड है जिनके ऊपर बार बार एग्जाम में पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन 4 वर्ड के मीनिंग में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहला है माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हैं आपका सूक्ष्म, माइक्रो मतलब क्या होता है सूक्ष्म, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपका पर्यावरण। तो आपके लिए सूक्ष्म पर्यावरण की अवधारणा क्या है ये आपको याद रखना है। सूक्ष्म मतलब छोटा एनवायरनमेंट, छोटा एनवायरनमेंट मतलब आप कह सकते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स, इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जैसे फॉर एग्जांपल द पूल फॉर द सी क्रिएचर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक पूल है ना, इसमें क्या है दोस्तों पानी है, इसमें पानी है, और इसी पानी में क्या रहती है एक मछली रहती है। आपने एक अंदाजा लगाया कि बिल्कुल सर इसी पानी में क्या रहती है एक मछली रहती है, डन। तो ये इसके लिए क्या है एक इमीडिएट एनवायरनमेंट। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब ये जहां पर हम इस समय हैं उसके आसपास के माहौल को हम कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे आप घर में बैठे हैं तो आप क्या होंगे, घर में कुछ फिजिकल थिंग से घिरे होंगे और कुछ ह्यूमन बीइंग से घिरे होंगे, तो जो घर का आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है उस इमीडिएट एनवायरनमेंट को आप क्या कहते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। यानी आपके आसपास का तत्काल माहौल जो है वो क्या कहलाता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट। कहानी समझ में आई। सेकंड वन इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या पारितंत्र, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों उसको पारितंत्र, ठीक है, या पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए a community of living organism interacting with their physical environment like a forest। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या है एक व्यक्ति है, और ये क्या है एक पेड़ है, ऐसे समझ सकते हैं आप। अब ये क्या है, ये तो एक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ये क्या हो गई दोस्तों, ये है एक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये एक लिविंग थिंग्स है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इसके हाथ में क्या है दोस्तों, एक कुल्हाड़ी है, इसके हाथ में क्या है एक कुल्हाड़ी है, और वो इस पेड़ को काटने वाला है। तो ये अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है ना, ये इसके साथ क्या कर रहा है अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। या फिर आप मान लीजिए इसके हाथ में कोई मग्गा है जिसके कारण ये क्या दे रहा है, इसको पानी देने वाला है ना। तो दोनों ही चीजों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन मतलब अंतः क्रिया होनी चाहिए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो यहाँ पर ये जो माहौल बन गया, ये माहौल जो बन गया इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। आपका इकोसिस्टम मतलब एनवायरनमेंट प्लस ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या होना, इंटरेक्शन होना। केवल ह्यूमन बींग्स नहीं, एनिमल्स भी। जैसे एक जंगल में आपने देखा होगा कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से एनिमल्स किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, वहां के एनवायरनमेंट के फॉरेस्ट के पेड़ पौधों जीव जंतु के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो पूरा फॉरेस्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन हो रहा होता है। बायोम क्या होता है, बायोम को हिंदी में भी आप यहाँ पर बायोम ही लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। देखो अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स द टुंड्रा वन। अब आप देखो जैसे टुंड्रा वन है, टुंड्रा वन के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, टुंड्रा वन है ना, इसी से आप समझ जाएंगे क्या दोस्तों बायोम क्या होता है। बायोम के बारे में याद रखना है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम का एक ग्रुप अगर हम बना ले, जैसे एक इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है, तो इन सबका ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, बायोम कहलाएगा। लेकिन याद रखना इन इकोसिस्टम्स के बीच में क्या होनी चाहिए, इन इकोसिस्टम के बीच में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि इन सभी इकोसिस्टम में एक जैसी विशेषताएं अगर पाई जाती हो, तो एक जैसी विशेषताओं वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के समूह को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। जैसे टुंड्रा वन है, आप टुंड्रा वन के बारे में सर्च करना है, उस टुंड्रा वन के अंदर आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, बहुत सारे इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेंगे। दुनिया के सबसे बड़े वन जो माने जाते हैं, आपको पता है अमेज़न के जो वन है ना, जिन्हें धरती के लंग्स भी कहते हैं, फेफड़े भी कहते हैं, तो अमेज़न वन में भी आपको बहुत से क्या मिल जाएंगे, छोटे छोटे इकोसिस्टम मिल जाएंगे, है ना। आपको रेप्टाइल्स के अलग मिल जाएंगे, आपको आप कह सकते हैं
जमीन पर रहने वाले जानवरों के आपको अलग मिल जाएंगे, मरीन एनिमल्स के अलग मिल जाएंगे। तो उन सभी इकोसिस्टम्स के बीच में अगर कोई सिमिलैरिटी है तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप को बायोम कहते हैं। बायोस्फीयर मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल, ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहां पर जीवन संभव हो। पूरी अर्थ ही अपने आप में क्या दोस्तों, एक बायोस्फीयर है। अगर अर्थ बायोस्फीयर ना होती तो अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट बायोस्फीयर का हट जाए, फॉर एग्जांपल स्थल मंडल लिथोस्फीयर ही हट जाए, तो जीवन संभव नहीं हो पाता। कहानी समझ में आई नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये 4 इंग्लिश वालों के लिए है क्लास, इंग्लिश वालों को ज्यादातर ये क्लास समझ में आएगी। हिंदी वाले घबराए ना, हिंदी वालों की सीरीज तो चल ही रही है। देयर आर 2 मेन वेज टू क्लासिफाई एनवायरमेंट्स, है ना। याद रखिए एनवायरमेंट को 2 भाग में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। 2 तरीके से एनवायरमेंट को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। पहला बेस क्या है, बाय देयर ज्योग्राफिकल फीचर, यानी उनकी भौगोलिक विशेषताओं के कारण, है ना। एनवायरमेंट को एक तो कैसे क्लासिफाई किया जाता है, भौगोलिक विशेषता के कारण भी इसको क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। एक आधार तो इसका ये हो गया भौगोलिक विशेषता, दूसरा आधार क्या हो गया, बाय देयर ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग, उत्पत्ति के आधार पर। आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर भी क्या किया जाता है, एनवायरमेंट को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है नेचुरल एनवायरमेंट, एक होता है मैन मेड एनवायरमेंट। इसके बारे में बात करेंगे, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसता है हर साल। चलिए देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्रासलैंड्स। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रासलैंड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ग्रासलैंड्स आप सभी को पता है, मैदान जिन्हें हम कहते हैं घास के मैदान, ठीक है। तो अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल फीचर। सबसे पहले बात करेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेस पर आपके कितने तरीके के क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं। देखो, सबसे पहला एनवायरनमेंट होता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल यानी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं जमीनी पर्यावरण, है ना, या फिर आप कह सकते हैं भूमि संबंधी, है ना, हिंदी वाले लिख सकते हैं भूमि संबंधी पर्यावरण, ठीक है दोस्तों, टेरेस्ट्रियल। चलो, भू स्थिति की भी कह सकते हैं आप उसको। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का मतलब जो है, जो लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट है, लैंड बेस्ड एनवायरनमेंट, जमीन के ऊपर बनने वाला, जैसे ग्रास लैंड आपकी हो गई, है ना, ये सब क्या है आपके लैंड बेस्ड होते हैं, जमीन पर आधारित होते हैं। एनकम्प्राइजिंग ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पर जितने भी, अर्थ के सरफेस पर, पानी में नहीं, ना हवा में, ना पानी में, कहां पर, धरती पर, पृथ्वी के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम है वो सब किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जितने भी जंगल हैं, जितने भी घास के मैदान हैं, जितने भी रेगिस्तान हैं, जितने भी पहाड़ हैं और जितने भी टुंड्रा वन है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सभी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये सब पृथ्वी के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हम पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। तो पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर लैंड बेस्ड जो एनवायरनमेंट है उसे ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर डाला गया है। तो पहले टाइप का एनवायरनमेंट समझ में आया, कौन सा, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो बेस्ड है किस पर, लैंड पर। एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ध्यान से पढ़ना, बस यहाँ पर एक डायरेक्शन ले लो पढ़ने की, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइप का जो आपका एनवायरनमेंट है दैट इज एक्वेटिक एनवायरनमेंट। एक्वेटिक यानी, एक्वेटिक जो शब्द बना है दोस्तों, एक्वा से बना है, और एक्वा का मतलब होता है जल। तो जल संबंधी जो आपका एनवायरनमेंट है उसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। वाटर बेस्ड होता है, वो लैंड बेस्ड था, ये था वाटर बेस्ड। जैसे यहाँ पर आपको एक समुद्र का चित्र मैंने आपको लगा के दिखा रखा है, जिसमें मछलियां आपको दिखाई देंगी, कुछ आपको यहाँ पर पौधे भी दिखाई देंगे। और अगर मैंने आपको कितनी बार कहा है, अगर लिविंग थिंग्स के बीच में, लिविंग के साथ साथ अगर नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन ही क्या है, आपका इकोसिस्टम बन जाता है। समझ में आई कहानी। तो इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे ओशियन, जितने भी हमारे क्या है समुद्र हैं, है ना, सॉरी महासागर है, जितने भी समुद्र हैं, जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियां हैं और जितने भी वेटलैंड्स हैं। वेटलैंड्स बोले तो दोस्तों आर्द्र भूमि, इसे समझ लेना, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि क्या होती है, जहां पर लगभग साल के 12 महीने, जहां पर लगभग साल के 12 महीने क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, ऐसी जमीनों को आर्द्र भूमि कहते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमियां हैं। आर्द्र भूमि से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। क्या, कौन सा सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, 1972 में हुआ था रामसर सम्मेलन। कहां पर हुआ था, ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है, वहां पर हुआ था क्या, ईरान का एक शहर रामसर, वहां पर रामसर सम्मेलन हुआ था। किससे संबंधित, आर्द्र भूमियों से संबंधित। आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए, फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये हुआ था आपका कौन सा, रामसर सम्मेलन। पेपर में कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, पढ़ लेना इसे ध्यान से, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमियां हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, टोटल कितनी वेटलैंड एरिया है, ठीक है। चलिए,
इसके अलावा एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट का मतलब है, आप समझ सकते हैं, वायु संबंधी पर्यावरण। इसे आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? वायु संबंधी पर्यावरण। कहानी समझ में आई कि हम यहाँ पर कौन से पर्यावरण की बात कर रहे हैं? वायु संबंधी पर्यावरण की बात कर रहे हैं। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इंक्लूडिंग, अब इसके अंदर क्या है? एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के अंदर है लेयर ऑफ गैसेस। आपको पता हमारी पृथ्वी को कई परतों में बांटा गया है। आपको पता हमारी पृथ्वी अगर ये है, ये क्या है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर कई गैस की क्या है? परतें हैं, जो आप आज छठी, सातवीं, आठवीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यही परतों को क्या कहते हैं हम? यहाँ से स्टार्ट होती है सबसे पहले क्या आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर, और फिर आपका कौन सा है पांचवा? एक्सोस्फेयर। इसमें दो तीन नाम आपको याद रखने, यह है आपका सौभ मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश का होना, गर्मी पड़ना, है ना, तूफान आना, चक्रवात आना, ये सब सौभ मंडल में पाया जाता है। प्लेन भी यहीं पर उड़ाए जाते हैं। जितने भी फ्लाइट्स होती हैं, आप कह सकते हैं जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं वो सौभ मंडल में उड़ाई जाती हैं। आप कह सकते हैं 18 से 50 किलोमीटर के एरिया तक आपका ये फैला होता है ना, सॉरी 18 किलोमीटर तक, पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर तक ये लगभग फैला होता है। स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल, इसे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत के बारे में एक चीज याद रखेंगे, O3 से हम कहते हैं, साथ साथ डोप्सन यूनिट में इसकी सांद्रता नापी जाती है। डोप्सन यूनिट, डोप्सन यूनिट में क्या नापी जाती है? ओजोन परत की सांद्रता। सांद्रता बोलते तो कंसेंट्रेशन, ओजोन परत कितनी मोटी है, इसे डोप्सन यूनिट में नापा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी कैसे एनवायरनमेंट की उत्पत्ति हुई, इसके बेस पर एनवायरनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेस पे थे, अब ओरिजिन के बेस पर है कि ओरिजिन किस प्रकार इसका हुआ। तो सबसे पहला है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, है ना। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक पर्यावरण। इसको समझते हैं। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण एग्जिस्ट विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इन्फ्लुएंस, जिस पर मानव का कोई प्रभाव ना पड़ा हो, जिस पर मानव ने कोई छेड़छाड़ ना करी हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल प्रोसेस, इनका निर्माण कैसे होता है? 1000 साल में होता है, और नेचुरल प्रोसेस से इनका निर्माण होता है। किसका? नेचुरल एनवायरनमेंट का। जैसे हमारा क्या है, जैसे क्लाइमेट हो गया, जलवायु हो गया, है ना, जियोलॉजिकल फोर्सेस हो गई आपकी, और बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस हो गए। जितनी भी चीजें आपको नेचुरली दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल जंगल है, आपके रेगिस्तान है, ओशियन है, माउंटेन्स हैं, आपकी रिवर्स है, क्या इनका इनका निर्माण ह्यूमंस ने किया? बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या है? प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस से बनी हुई चीजें हैं, 1000 सालों में ये बनी है। और याद रखना, अगर हम रिवर से काट के क्या बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिवर से हम कोई क्या बना देते हैं? कैनाल बना देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नहर बना देते हैं, तो नहर किसका हिस्सा बन जाती है? आपका मानव निर्मित का हिस्सा बन जाती है। मैन मेड एनवायरमेंट क्या है? दीज एनवायरमेंट आर क्रिएटेड सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। याद रखो, मॉडिफाइड बाय ह्यूमन, जिसको मानव द्वारा चेंज कर दिया गया, जिसका रूप बदल दिया गया है। जैसे पेड़ काट के हमने शहर बना दिए, टाउन्स बना दिए, गांव बना दिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स बना दिए, जैसे हमने खेत बना दिए। अब खेत क्या है? आपका मानव संशोधित आपका क्या होता है? पर्यावरण होता है। मैन मॉडिफाइड आप इसको कह सकते हैं, मानव संशोधित। समझ में आई कहानी इतनी? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये थे एनवायरनमेंट के दो और टाइप्स। अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो इस क्लास का पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आएगा कि एनवायरनमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई एनवायरनमेंट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंस जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर अवर लाइफ, एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये हमें देता है संसाधन। एनवायरनमेंट हमें क्या देता है दोस्तों? एसेंशियल संसाधन देता है, जिनसे लाइफ संभव हो सके अर्थ पे। जैसे एयर, एयर में वो हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना क्या यहाँ पर आप रेस्पिरेशन कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे? पृथ्वी पर नहीं, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन हमें देता है। वाटर, वाटर के बिना क्या हमारा कोई भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना पानी के कुछ भी नहीं होता है। बात आप याद रखिए, ना उत्पादन होगा ना उपभोग, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा फूड हमें देता है प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू हमें क्या मिलता है? आप देखिए, प्लांट्स अपना फूड किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। और उन प्लांट से भोजन हम कौन लेते हैं? हम जैसे लोग ले लेते हैं, जो कि प्राइमरी फूड सर्वर होते हैं। ठीक है। हैबिटेट यानी कि आवास, रहने का घर हमें कौन देता है? एनवायरनमेंट देता है। बस सीधी सी बात है। जैसे जंगल, है ना, ओशियंस, ग्रासलैंड्स, ये सब क्या है? किसी न किसी जीव जंतु एनिमल के रहने के स्थान होते हैं। होते हैं नहीं होते? ओशियंस में भी एनिमल्स रहते हैं, मरीन एनिमल्स, है ना। ग्रासलैंड्स में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और जंगलों में भी। तो हैबिटेट देता है, फूड, वाटर और एयर, ये सब एसेंशियल रिसोर्सेज में आ गए। इसके अलावा एनवायरनमेंट हमें क्या देता है भाई? इसके अलावा एनवायरनमेंट हमें देता है कुछ ऐसी चीजें जो पृथ्वी पर हमारी लाइफ को क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। क्या क्या चीजें? क्लाइमेट रेगुलेशन,
हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर आप देखना बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, वरना कुछ ग्रह तो ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा शुक्र ग्रह के बारे में सुना होगा, बुध ग्रह के बारे में सुना होगा कि दिन में तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी गर्मी पड़ती है कि आदमी का भुट्टा भुन जाए, और रात को इतनी ठंड पड़ जाती है कि व्यक्ति की आइसक्रीम बन जाए। तो ऐसी व्यवस्था के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं होता, लेकिन पृथ्वी का क्लाइमेट ऐसा है, पृथ्वी का क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे जीवन को रेगुलेट कर पाता है। वाटर साइकिल पृथ्वी पर आपने देखा होगा, बिना वाटर साइकिल के क्या नहीं हो सकता, जीवन संभव नहीं हो सकता। आप सबने पढ़ी होगी वाटर साइकिल के पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है, बादल बनकर क्या होता है, वर्षा के रूप में नीचे आता है। इस वाटर साइकिल के कारण बार बार पानी हम तक पहुंचता है, वरना पानी दुनिया में से क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, हमारी दुनिया में इतना वेस्ट है, इतना वेस्ट है, हम डेली इतना वेस्ट आप कहते हैं एग्जीक्रेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, घरों से बाहर भी कह लीजिए, शरीर से बाहर भी कह लीजिए, कैसे भी आप कह लीजिए, उस वेस्ट को अपने अंदर क्या करना, धारण करना, अवशोषी क्षमता जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पृथ्वी की अवशोषी क्षमता। पर्यावरण की कौन सी क्षमता कहते हैं हम इसे, अवशोषी क्षमता, कि पृथ्वी अपने अंदर सारा वेस्ट क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। पृथ्वी ने अपने डिकम्पोजर्स बना रखे हैं, अपघटक बना रखे हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो क्या करते हैं, जितना भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मरे हुए क्या है ऑर्गेनिक मैटर है, उन सबको क्या कर जाती है, एनगल्फ कर जाती है, निगल जाती है। आपने देखा होगा बॉडी सड़ जाती है ना, पिक्चर्स में देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति मर जाए, किसी का मर्डर हो जाए, और अगर पुलिस थोड़ा 1-1.5 महीने लेट पहुंचे तो बिल्कुल बॉडी गली हुई मिलती है। उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उम्मीद है मजा आया होगा। हो सकता है आपको इस क्लास में थोड़ा सा हल्का इसलिए लगा हो क्योंकि इसमें एमसीक्यू नहीं थे दोस्तों, लेकिन एमसीक्यू भी आपके लिए लेकर आएंगे जल्द से जल्द। आज ये कॉन्सेप्ट क्लास थी, अगली क्लास देखेंगे एमसीक्यू लेकर आएंगे। आज के लिए केवल इतने ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।